हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो से हम शुरू करने वाले हैं उर्दू कवायद हो चाहे उर्दू अदब हो, यानी उर्दू के लिए एक मास्टर्स जो हमारा कोर्स रहेगा, मास्टर कोर्स जिसका हम नाम रखेंगे। इसमें आपको चाहे वो DSSB हो, UP TGT PGT हो, नवोदय TGT उर्दू हो, BPSC TGT उर्दू हो, PGT उर्दू हो, चाहे 6 to 8 BPSC हो, चाहे STET हो, चाहे UP TET हो, जितने भी इम्तहान ऐसे होते हैं टीचिंग के लिए या नॉन टीचिंग के लिए या एडमिशन के लिए जिसमें उर्दू पूछा जाता है, तो आपको इस कोर्स के ज़रिए मुकम्मल तैयारी कराई जाएगी, जिसमें आपका सारी चीज़ें कवर कराई जाएंगी। जैसे ही ये प्ले लिस्ट आगे आगे या ये सिलेबस हमारा आगे आगे बढ़ेगा, आप देख पाएंगे कि इसमें जो सारा उर्दू है उसमें कवर कर लिया जाएगा। आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं उर्दू ज़ुबान की मुख्तसर तारीख से, यानी पैदाइश और तरक्की से। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हाथ से लिखे हुए नोट्स आपको फ्री मिलेंगे, सारी चीज़ें आपकी फ्री रहेंगी, कोर्स का कोई चार्ज नहीं रहेगा। जो भी चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही हैं कमेंट करके दोबारा हम वीडियो बनाएंगे। जो चीज़ आपको चाहिए वो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उसी का वीडियो आपको फ़िलहाल मिल जाएगा। लेकिन फ़िलहाल हम अभी शुरुआत कर रहे हैं, तो इस शुरुआत में हम UP TGT का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। उसके बाद इसमें BPSC TRE 4 आने वाला है, तो BPSC TRE 4 का मुकम्मल सिलेबस कराया जाएगा। STET आएगा तो STET का उसी में जोड़ दिया जाएगा। जो चीज़ें आपकी इस सिलेबस में कवर कराई जाएंगी, अगर वही चीज़ें अगले सिलेबस में आपकी होंगी तो उसको प्ले लिस्ट में जोड़ दिया जाएगा और आपकी मुकम्मल तैयारी करा दी जाएगी। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। मैं BPSC TRE 2 में 6 to 8 9 10 और BPSC TRE 3 में 11 12 में सेलेक्टेड टीचर हूँ। आपको वो तैयारी कराऊंगा जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। DSSB का मैंने एग्जाम दिया, रिजल्ट आना बाकी है, तो वही सारी चीज़ें जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैं सारा सिलेबस आपको कराते हुए साथ साथ चलूँगा। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं उर्दू ज़ुबान की मुख्तसर तारीख। सारी चीज़ें डिटेल्ड नहीं होंगी, डिटेल्ड जो सिलेबस हमारा है हमारे पास वो मैं आपको इसके साथ में अटैच करके अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों में डेली शेयर करूँगा वीडियो अपलोड होने के बाद, या उससे अगले दिन भी हो सकता है लेट हो जाए किसी वजह से। वीडियो अपलोड होने के अगले दिन तक आपको 24 घंटे में ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जो हाथ से लिखे हुए नोट्स हैं जिसको आप रिवीजन के तौर पे बाद में भी याद कर सकते हैं, या आपको डिटेल्ड अगर चाहिए सिलेबस वो भी उसकी PDF में अलग से डेली शॉर्ट नोट्स और डिटेल सिलेबस की वीडियो में डेली PDF डेली मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करूँगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज का सबसे अहम पॉइंट। पहला पॉइंट है ज़ुबान आवाज़ और अल्फाज का मजमुआ है, यानी कि कहने का मतलब यही है कि ज़ुबान किसको कहते हैं। पहला क्वेश्चन आएगा कि ज़ुबान किसे कहते हैं, तो ज़ुबान आवाज़ और अल्फाज का मजमुआ है। ज़ुबान हमारे जज्बात और एहसासात और ख़यालात को अदा करने का एक वसीला है। ये हुई हमारी ज़ुबान की तारीफ़, जिसको कि हम भाषा बोलते हैं हिंदी में। चाहे हिंदी में तारीफ़ पूछे, इंग्लिश में पूछे, किसी भी भाषा की तारीफ़ हो, तो ज़ुबान की तारीफ़ वही है। ज़ुबान आवाज़ और अल्फाज का मजमुआ है। ज़ुबान हमारे जज्बात और एहसासात और ख़यालात को अदा करने का एक वसीला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज़ुबान ज़मान और मकान के एतबार से एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। उनकी सोती सरफ़ी नहवी खुसूसियात की बिना पर माहिर लिसानियात ने उन्हें 8 ख़ानदानों में तकसीम किया गया है। हम भारतवासी हैं और भारत में रहने वाले, हिंदुस्तान में रहने वाले जितने लोग हैं उनको सबको पता है कि ज़ुबान जो है लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर जाकर ही बदलती रहती है। भाषा वही रहेगी लेकिन बोली धीरे धीरे कुछ अल्फाज ऐसे होंगे जिसमें फ़र्क महसूस आप करते रहेंगे। तो ज़ुबान ज़मान और मकान के एतबार से एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। तो ये ज़ुबान जो हुई हमारी, मान लीजिए हम अभी खड़ी बोली हिंदी वाले इलाके में हैं, उसके बाद भोजपुरी में चले जाएंगे, बंगाली, असमी, ऐसे करके देखेंगे तो आप बहुत सारी लगभग 600 के आसपास हमारे यहाँ ज़ुबानें हैं, बोलियाँ हैं। तो वो सारी बोलियाँ चेंज होंगी और ज़ुबान भी चेंज होती रहेगी। महाराष्ट्र में मराठी बोली जाएगी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, ये सारे साउथ इंडियन इलाकों में ये सारी बोली जाएंगी। हमारे यहाँ आएंगे तो खड़ी बोली, पंजाब जाएंगे तो पंजाबी, कश्मीर जाएंगे तो कश्मीरी, और गढ़वाल कुमाऊनी के इलाके में जाएंगे तो वहाँ गढ़वाली और कुमाऊनी बोली जाएंगी। मतलब कुल मिला के कहने का यही है कि ज़ुबान ज़मान और मकान के एतबार से, यानी ज़माने और जहाँ जगह है मकान के एतबार से एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं, और उनकी सोती सरफ़ी नहवी खुसूसियात की बिना पर माहिर लिसानियात ने इन्हें 8 ख़ानदानों में तकसीम किया गया है। ये अक्सर पूछा जाता है कि ज़ुबान को सोती सरफ़ी नहवी खुसूसियात की बिना पर माहिर लिसानियात ने कितने ख़ानदानों में तकसीम किया गया है। तो आपको याद रखना है कि 8 ख़ानदानों में तकसीम करना है, 8 ख़ानदानों में तकसीम किया गया है। सबसे पहले देखें सामी, हिंदचीनी, द्राविड़ी, मुंडा,
अफ्रीका की बातू, अमेरिकी, मलयाई और हिंदू यूरोपी, ये 8 खानदान हमारे हो गए हैं। इसमें हमको देखना है सामी खानदान, द्राविड़ी खानदान और हिंदू यूरोपी जो हमारे काम का है। सामी में आगे देखेंगे तो इब्रानी और अरबी जुबान इसी में आती है सामी खानदान में। हिंदू चीनी में आप चीनी भाषा जैसे आप देखेंगे तो हिंदुस्तान की और चीनी जो मिक्सचर है उसको। द्राविड़ी में आपको खास बात ध्यान रखना है कि द्राविड़ी जो हमारे साउथ इंडियन इलाके हैं उनमें बोली जाती है, जैसे कि तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, ये सारी भाषाएं जो है हमारे महाराष्ट्र वगैरह भी द्राविड़ी के अंतर्गत आती हैं, और उसके हिसाब से ही आपको याद रखना है कि ये साउथ इंडियन भाषाएं हैं। हिंदू यूरोपी की अगर बात करें तो ये हमारे लिए सबसे खास है, जिससे हमारी हिंदी, उर्दू, ये सारी भाषाएं अभी धीरे धीरे आप देखेंगे कि उसी से जन्म लेंगी और सारी चीज़ों को हमको पढ़ना है। सबसे पहले हम बात करेंगे सामी खानदान की। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि सामी खानदान में बहुत सी जुबानें आती हैं। अरबी और इब्रानी अहम हैं, यानी इस खानदान के अंदर बहुत सारी जुबानें हैं, लेकिन अरबी जो आपको याद रखना है और इब्रानी, ये दोनों भाषाएं, दोनों जुबानें हमारी सामी खानदान से ही निकली हैं। उसके बाद द्राविड़ी को जैसे मैंने बताया है कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम इसकी अहम जुबानें हैं और ये जनूबी हिंदुस्तान में राइज है। लेकिन उर्दू और हिंदी का ताल्लुक बराह रास्त यूरोपी, हिंद यूरोपी खानदान से है। ये अहम पॉइंट है, ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आता है। उर्दू हिंदी का ताल्लुक बराह रास्त हिंद यूरोपी खानदान से है। क्वेश्चन पूछने का तरीका ये होता है कि उर्दू या हिंदी का ताल्लुक किस खानदान से है, या एक क्वेश्चन ये आता है कि जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कितने खानदानों में तकसीम किया गया है। उर्दू का भी पूछ सकता है, हिंदी का भी पूछ सकता है। हिंदी में बोलते हैं इसको भारोपीय परिवार, और अगर उर्दू हम पढ़ रहे हैं तो इसको बोलेंगे हिंद यूरोपी खानदान। दोनों एक ही हैं। हिंदी और उर्दू में ज़्यादा बहुत तब्दीलियाँ नहीं हैं, थोड़ा बहुत लिखने में या उसकी जो हमारी हिस्ट्री होगी, इतिहास होगा, उसमें थोड़ा बहुत बदलाव या चेंज हो सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो सब कुछ एक ही है। अगर आप हिंदी की हिस्ट्री पढ़ चुके हैं तो इसको भी आराम से समझ लेंगे। अगले पॉइंट पर चलते हैं। हिंदुस्तान में आकर ये ख़ानदान अपने इर्तकाई दौर में हिंद ईरानी से गुजरकर हिंद आर्याई की शक्ल इख्तियार कर लेता है। जैसा कि आप जानते हैं कि आर्यों ने हम पर हमला किया था हिंदुस्तान आके, और हम आर्य नस्ल के जो लोग हैं उन्होंने द्राविड़ लोगों को धकेल दिया था उधर, जो सिंध के आसपास रहते, तो अभी वो साउथ इंडियन लोग हो गए हैं। और इसी से ये लिया गया कि हिंद ईरानी से गुजरकर हिंद आर्याई की शक्ल इख्तियार कर लेता है। यही खानदान हिंद ईरानी से गुजरकर हिंद आर्याई की शक्ल इख्तियार कर लेता है। ये आपको ध्यान रखना है, अहम पॉइंट है। हिंद ईरानी पहले, उसके बाद हिंद आर्याई। अब इसके आगे हम बात करें अगर, तो आप देख पा रहे हैं कि कदीम हिंद ईरानी दौर 1500 कबल मसीह से लेकर 500 कबल मसीह तक शुमार किया जाता है। यानी आपको ईसवी जो सन स्टार्ट होती है, 1 ईसवी 2 ईसवी, उससे पहले माइनस में जाना है, कबल मसीह आपको जाना है। यानी 1500 से लेकर 500 कबल मसीह तक शुमार किया जाता है कदीम हिंद आर्याई दौर। ये दौर 3 जगह आपको बांटे जाएंगे, 3 दौर इनके बनाए जाएंगे, कदीम, वस्ती और जदीद। सबसे पहले हम कदीम की बात कर रहे हैं, आगे जाके आपको सब चीज़ें लिखी हुई मिलेंगी। कदीम की बात करें तो 1500 से 500 कबल मसीह तक, चाहे आप यूजीसी नेट की भी तैयारी कर रहे हो तो ये सारे क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं, ये पूछे जाते हैं अक्सर। अगला पॉइंट हम देखेंगे, आर्याओं का वतन वस्ती एशिया में तलाश करना चाहिए। नसीर अहमद खान ने तारीख़ ज़ुबान उर्दू में कहा है। आर्याओं का जो वतन है वस्ती एशिया यानी मिडल एशिया में तलाश करना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं नसीर अहमद खान। कहाँ तलाश करना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, तो वस्ती एशिया में। आर्या हिंद यूरोपी जुबान बोलते थे जो मशरकी व मगरबी 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। हिंदुस्तान में आर्यों का दाखिला की तारीख 1500 कबल मसीह मुकर्रर की जाती है, ये मसूद हुसैन खान का कहना है। माहिर इंसानियात ने हिंदुस्तान में हिंद आर्याई जुबानों की इर्तिका को 3 अदवार में तकसीम किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया है, अगर कितने ख़ानदानों की बात करेगा तो 8 ख़ानदानों में, कितने दौर में तकसीम किया है तो 3 ख़ानदान में, कदीम हिंद आर्याई, वस्ती हिंद आर्याई और जदीद हिंद आर्याई। यानी ये 3 जो हमारे दौर हैं ये तकसीम कर दिए गए हैं। सबसे पहले बात करें कदीम हिंद आर्याई की, तो कदीम हिंद आर्याई जो है, आर्याई का पहला मुस्तनद नक्श हमें ऋग्वेद में 1000 कबल मसीह की शक्ल में मिलता है, लेकिन इसका जो दौर है 1500 कबल मसीह से लेकर 500 कबल मसीह कहा जाता है। कदीम हिंद आर्याई को डॉक्टर सुदेश्वर और मैंने 5 अदवार में तकसीम किया गया है।
ये आपको बड़ा ध्यान रखना है। कैसे याद रखना है उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। कदीम हिंद आर्याई को डॉक्टर सुदेश्वर वर्मा ने 5 अदवार में तकसीम किया गया है, यानी कदीम जो हिंद आर्याई है उसको भी डॉक्टर सुदेश्वर वर्मा ने 5 अदवार में तकसीम किया गया है। अब आप डॉक्टर लिखेंगे तो डॉक्टर में 5 शब्द आपको दिखाई देंगे, 5 वर्ण आपको दिखाई देंगे। लेकिन ऐसे भी अगर याद नहीं रखना तो डॉक्टर साहब ने 5 अदवार में तकसीम किया है। डॉक्टर साहब ने 5, यानी डॉक्टर से आपको 5 का ध्यान रखना है। तो डॉक्टर साहब ने 5 में किया वैदिक मंजिल, अहद पाणिनि की मंजिल, उसके आगे आप जाएंगे तो रजमिया मंजिल, दीनवी मंजिल और टकसाली मंजिल। वैदिक मंजिल इस अहद में, जैसे कि वेदों से वैदिक मंजिल है तो इसमें वेद लिखे गए हैं, सीधा सीधा दिख रहा है साफ साफ। इस अहद में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद लिखे गए हैं। अहद पाणिनि की मंजिल, पाणिनि की आप अष्टाध्याय को पहचानते होंगे, पहले से पढ़ भी चुके होंगे, तो इसको आप रख लेना है कि आपको इसमें अष्टाध्याय और पतंजलि की महाभाष्य लिखी गई है। यानी इस अहद में पाणिनि की अष्टाध्याय और पतंजलि की महाभाष्य लिखी गई है। इस दौर में संस्कृत आलिमों की जुबान थी। रजमिया मंजिल में अगर देखें हम तो इसमें महाभारत लिखी गई है। पहले आपके वेद लिखे गए हैं, उसके बाद पाणिनि की अष्टाध्याय, उसके बाद रजमिया में आप देखेंगे कि महाभारत लिखी गई है। दीनवी मंजिल, इस दौर में संस्कृत सरकारी जुबान बन गई थी, दीनवी मंजिल में। उसके बाद आएगा टकसाली मंजिल। इस अहद में संस्कृत कवायद नवीसों की पाबंद होकर खुद को महसूर कर लेती है, शुद्धि के चक्कर में फंसकर आवाम से ये भाषा दूर हो जाती है। ये डॉक्टर साहब के 5 दौर हैं। उसके बाद आएंगे प्रोफेसर साहब। पहले आए डॉक्टर साहब ने 5 दौर में तकसीम किया और डॉक्टर साहब ने सिर्फ 2 में तकसीम किया। हिंदी में भी आप देखेंगे तो वैदिक संस्कृत और क्लासिकल संस्कृत, या वैदिक संस्कृत या लौकिक संस्कृत। 1500 कबले मसीह से पहले का जमाना, 1000 साल जो चला, 1500 कबले मसीह से 500 कबले मसीह तक, और उसमें भी आप देखेंगे कि वैदिक संस्कृत 500 साल और क्लासिकल संस्कृत यानी लौकिक संस्कृत 500 साल। पहले 500 साल यानी 1500 से 1000 तक वैदिक संस्कृत, उसके बाद देखेंगे 1000 से 500 कबले मसीह तक क्लासिकल संस्कृत या लौकिक संस्कृत। हिंदुस्तान में आर्यों की आमद के बाद सबसे पहले वैदिक संस्कृत के नमूने मिलते हैं। पाली को कदीम मगधी भी कहा जाता है। ये हुआ हमारा पहला दौर यानी कदीम हिंद आर्याई 1500 कबले मसीह से लेकर 500 कबले मसीह तक। उसके बाद हम बात करेंगे वस्ती हिंद आर्याई यानी मिडल हिंद आर्याई, मध्य वाली। वस्ती हिंद आर्याई का जमाना 500 कबले मसीह से लेकर 1500 कबले मसीह तक है। अब ध्यान रखना है आपको, हमारी भाषा का जो जन्म है, विलादत है, वो कैसे हुई है, कैसे पैदा हुई है। तो सबसे पहले आपको रखना है संस्कृत याद। संस्कृत आप लिख लीजिए। संस्कृत को 2 खंडों में बांटना है, वैदिक संस्कृत, क्लासिकल संस्कृत। जो हर एक खंड हमारा आएगा, जैसे संस्कृत, वैदिक संस्कृत, आपको पहले संस्कृत याद रखना, उसके बाद वैदिक और लौकिक संस्कृत, दोनों में संस्कृत है। तो वैदिक संस्कृत 500 साल, क्लासिकल संस्कृत 500 साल। उसके बाद आएगी पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। ये 3 और खंड हमारे पास आए हैं, 3 और भाषाएं आई हैं, तो इनको भी 500 में बांटना है, यानी इसका जमाना 1500 साल हो गया। यानी कि 500 कबले मसीह से 1000 ईस्वी तक, कुल मिला के 1500 साल हो गए। तो सबसे पहले हम देखेंगे पाली, 500 कबले मसीह से लेकर मसीही शुरू होने तक का दौर है। इस जुबान में जैन और बुद्ध मत की तालीम दी गई है, बुद्ध की तालीम दी गई है। गौतम बुद्ध ने जो अपने उपदेश दिए हैं वो इसी भाषा में दिए हैं, आप सब पढ़ चुके हैं पहले ही। प्राकृत मसीही सन शुरू होने से लेकर 500 तक, ये अहद दरअसल प्राकृतों के आगाज का इर्तिका का दौर है। उसके बाद प्राकृत के बाद जब 500 कबले मसीह, वो 500 ईस्वी तक हम पहुंचे हैं, तो 500 ईस्वी से लेकर 1000 तक प्राकृत के बाद आएगा हमारा अपभ्रंश। वहीं से उसके बाद जदीद दौर शुरू हो जाएगा, और उसके बाद हम सारी चीज़ें उर्दू, हिंदी, इन सब की, इनका जन्म कैसे हुआ, सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। फिलहाल हम पढ़ते हैं पाली के बाद प्राकृत। इसका आगाज मसीह शुरू होने से लेकर 500 ईस्वी तक है। ये अहद दरअसल प्राकृतों के आगाज का दौर है। प्राकृत के माना है फितरी जबान। आवाम के मुहावरा या आवाम की बोली ठोली को पहली प्राकृत कहा जाता है। प्राकृत के सबसे कदीम नमूने बुद्ध और जैनियों की मजहबी किताबों में मिलते हैं या अशोक की लाटों पर कुंदा किए हुए हैं। उसके हम आगे बढ़ेंगे। हिंद आर्याई लिसानियात के माहिरीन ने अदबी प्राकृतों यानी दूसरी प्राकृत के हस्ब झेल 5 किस्में बताई हैं, जिसको हम अपभ्रंश भी बोलते हैं। ये हमारे अपभ्रंश हैं: महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, शोरशैनी अपभ्रंश, मगधी अपभ्रंश,
अर्धमगधी अपभ्रंश और पैशाची अपभ्रंश, ये अपभ्रंशों का जमाना है और 500 ईस्वी से लेके 1000 तक का इसका दौर कहा जाता है। आप हिंदी में पढ़ेंगे तो वैसा ही लिखा हुआ पाएंगे, उर्दू में थोड़ा बहुत लिखने में फर्क है, आगे जाके कुल मिला के एक जैसा हो जाएगा। महाराष्ट्र में देखें तो ये जुनूब की प्राकृत से मराठी इसी से निकली है। मौसीकी की जुबान महाराष्ट्र को कहा जाता है कि ये डांस और म्यूजिक की भाषा है। आज भी कहा जाता है कि डांस और म्यूजिक के लिए सबसे खास भाषा है महाराष्ट्र। इसीलिए आप देखेंगे इसको याद करने के लिए बॉलीवुड का एरिया वहीं है, सारा गाना डांस फिल्में वहीं बन रही है, ज़्यादातर बॉलीवुड पूरा वहीं है, तो इसीलिए इसको मौसीकी की जुबान से आप याद कर सकते हैं। शौरसेनी जो कि हमारा अपभ्रंश है, इसका मरकज शौरसेन यानी मथुरा का इलाका है। संस्कृत के बाद आला तबके में इसका रिवाज था, जिस पर संस्कृत की गहरी छाप थी, यानी संस्कृत के इसमें जो अल्फाज हैं, शब्द हैं, वो अक्सर इस्तेमाल होते थे, इसीलिए इसको शौरसेनी कहा जाता है। उसके बाद बात करेंगे मगधी की। ये पूरे मशरक़ी हिंदुस्तान की बोलियां थी। इसका मरकजी किरदार यानी जुनूबी बिहार था। मगधी में जो हमारी बिहारी बोलियां हैं वो आती हैं, उसके बाद असमी, बंगाली और उड़िया सारी मगधी के अंतर्गत ही आती हैं। क्योंकि ये आर्यों का मरकज था, ये दौर था, इसलिए गैर आर्याई बोलियों का शदीद असर मिलता है, इसलिए आर्य इसे हकारत की नज़र से देखते हैं। अर्धमगधी, इसका मुकाम अवधी मशरक़ी यूपी में था। ये तमाम प्राकृतों में सबसे कदीम है। इसमें अशोक की तालीमात का भी प्रचार हुआ है। अर्धमगधी में आपका आती है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, 3 भाषाएं आती हैं। उसके बाद पैशाची की बात करें तो ये कश्मीर और पंजाब के इलाके का प्राकृत है, यानी इसको प्राकृत लिखा गया है, लेकिन इसको हम अपभ्रंश से ही पढ़ेंगे क्योंकि हिंदी में अपभ्रंश लिखा हुआ है। उर्दू में कहीं कहीं अपभ्रंश दिया गया है, कहीं कहीं नहीं दिया गया है। तो इसको अर्धमगधी अपभ्रंश, पैशाची अपभ्रंश जिसको खशबी बोलते हैं, मगधी अपभ्रंश, शौरसेनी अपभ्रंश और महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, आपको 5 महाराष्ट्री से याद रखना है। जब आगे आप देख पा रहे हैं कि अब अपभ्रंश का जमाना हो गया है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि 500 साल में इसको हमको 1500 कब्ल मसीह से लेकर संस्कृत यानी वैदिक संस्कृत, क्लासिकल संस्कृत 500, 1000 यानी 1500 से 500 कब्ल मसीह तक। उसके बाद आता है पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। 500 साल में उसको हम तकसीम कर लेंगे। मसूद हुसैन खान के मुताबिक जब प्राकृतों ने अदबी शक्ल इख्तियार कर ली तो वह आवाम की डगर से परे जा पड़ी। अपभ्रंश के माना बिगड़ी जुबान के हैं। पतंजलि की महाभाष्य में संस्कृत की बिगड़ी शक्ल को अपभ्रंश कहा गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बहुत अहम पॉइंट हैं, सारे पॉइंट आपको अपने याद कर लेने हैं। याद नहीं हो रहे हैं तो एक बार और आपको पढ़ना है, सारी चीज़ें आपको उम्मीद है कि याद हो जाएगी। अपभ्रंश के माना बिगड़ी जुबान के हैं। सबसे पहले हम देखेंगे नागरी अपभ्रंश, जो राजस्थान व गुजरात के कदीम बोलियों की अदबी शक्ल है। नागरी अपभ्रंश में बकसरत तसानीफ मिलती हैं। इस रियायत से हिंदी रस्मुल ख़त का नाम देवनागरी पड़ा, जो गुजरात के नागर ब्राह्मणों से माखूज है। उसके बाद हम देखेंगे बिराचड़ अपभ्रंश, जो सिंध से राइज होकर मौजूदा सिंधी राइज है और मौजूदा सिंधी उसी से निकली है। उप नागर अपभ्रंश, जो नागर और बिराचड़ के मेल से बनी है। इसका रिवाज मगरबी राजपुताना और जनूबी पंजाब के इलाकों में था। हिंदुस्तान की जदीद ज़ुबानों की पैदाइश प्राकृतों से नहीं बल्कि अपभ्रंशों से हुई है। इसका सिलसिला मंदरजा झेल 5 अपभ्रंशों से है। अपभ्रंशों में शौरसेनी अपभ्रंश मुमताज़ हैसियत रखती है। अब एक पॉइंट आपको क्लियर करना है, जैसे आप यहाँ ऊपर देख पा रहे हैं उपनागर अपभ्रंश, ये तो हमने आपको बताया नहीं, जो अभी पिछले 5 अपभ्रंश है उसमें नहीं था। उससे पहले भी अगर देखेंगे तो बिराचड़ अपभ्रंश, ये भी हमने आपको नहीं बताया। नागरी अपभ्रंश, ये हमने आपको नहीं बताया। अगर आपको याद करने का तरीका याद रखना है तो आपको रखना है संस्कृत, पाली, प्राकृत अपभ्रंश या महाराष्ट्रीय अपभ्रंश भी आप याद रख सकते हैं। 5 अपभ्रंश। संस्कृत को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, वैदिक संस्कृत, क्लासिकल संस्कृत। 500 साल सभी को देना है, वैदिक संस्कृत, क्लासिकल संस्कृत। उसके बाद आता है पाली, 500 साल उसको देना है, प्राकृत, अपभ्रंश। अपभ्रंश के बाद आप देखेंगे यहाँ नीचे जो उर्दू में भी दिया गया है कि अपभ्रंशों में शौरसेनी अपभ्रंश मुमताज़ हैसियत रखता है, जैसे कि ये लिखा हुआ है। तो अब इन्होंने ऊपर अपभ्रंश यहाँ शौरसेनी का नाम नहीं दिया, हमने आपको पहले उसको जो अपभ्रंश लिखा था शौरसेनी उसको अपभ्रंश बोल दिया था, लेकिन उसके सामने इन लोगों ने अपभ्रंश नहीं लिखा हुआ है। तो हमको 5 अपभ्रंश याद रखने हैं। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश के बाद अपभ्रंश को 5 हिस्सों में तकसीम करना है। शौरसेनी अपभ्रंश, मगधी अपभ्रंश,
अर्ध मगधी अपभ्रंश और पैशाची अपभ्रंश और मराठी अपभ्रंश। ये आपको याद रखना है इस तरह से। सबसे पहले बात करें शौरसेनी अपभ्रंश की। इलाका शौरसेन यानी मथुरा का इलाका। अपभ्रंश शौरसेनी अपभ्रंश में 4 बोलियां शामिल हैं। जो मथुरा का इलाका है उसको शौरसेनी अपभ्रंश कहते हैं और उसकी यहाँ पर 4 बोलियां इन्होंने दी हैं। एक तो खड़ी बोली, राजस्थानी, पंजाबी, गुजराती और पहाड़ी। ठीक है, हमको याद रखना है खड़ी बोली को। राजस्थानी के अंदर भी 5 भाषाएं आती हैं, खड़ी बोली के अंदर भी 5 भाषाएं आती हैं। पंजाबी को अलग अलग हिस्सों में तकसीम किया गया है। गुजराती और पहाड़ी एक जगह दिया है, तो गुजराती और पहाड़ी को अलग अलग याद कर सकते हैं, क्योंकि पहाड़ी की 2 बोलियां हैं, एक तो गढ़वाली और कुमाऊनी, 2 भाषाएं हैं वहाँ पर भी। और नागर अपभ्रंश जो वगैरह आप ऊपर पढ़ चुके हैं यानी गुजराती का हिस्सा है, इसलिए आप इसको चाहे तो अलग अलग भी याद कर सकते हैं। उसके बाद आएंगे मगधी अपभ्रंश, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। बंगाली, असमी, उड़िया और जो बिहार की बोलियां हैं, बिहारी अपभ्रंश भी इसको समझ लेते हैं मगधी अपभ्रंश को। बंगाली, असमी, उड़िया जो पूर्वी भाषा है हिंदी के अनुसार और उर्दू के अनुसार मगधी अपभ्रंश में बंगाली, असमी और उड़िया आती हैं। उसके बाद बिहार की तमाम बोलियां मगधी अपभ्रंश में आती हैं। बिहार की 3 बोलियां हैं, भोजपुरी, मगही और मैथिली, आपको याद रखना है। भोजपुरी, मगही और मैथिली, 3 इलाकों में अलग अलग 3 भाषाएं या 3 जुबानें बोली जाती हैं, भोजपुरी, मगही और मैथिली। अर्ध मगधी की अगर बात करें तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, बिहार से लेकर इलाहाबाद तक का इलाका, जिसमें अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली, अवध का इलाका जो पूर्वी यूपी वाला इलाका हो गया उसमें अवधी, और बघेली और छत्तीसगढ़ी आपकी अभी कुल मिलाकर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, संस्कृत में इस सूबा को महाराष्ट्री कहा जाता है। मराठी जो इलाका है उसमें महाराष्ट्रीय अपभ्रंश कहा जाता है। प्राचल और कैकई अपभ्रंश, इसमें सिंधी और कैकई से ये ब्राचड़ से सिंधी और कैकई से लहंदा निकली है, यानी ब्राचड़ से सिंधी और कैकई से लहंदा जो हमारी है उसको कहा जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे जदीद हिंद आर्याई का दौर। जदीद हिंद आर्याई जबानों का ज़माना 1000 कबल मसीह से लेकर ताहाल तक, यानी अभी तक जो चल रहा है 1000 ईस्वी से अब तक है। शुमाली मगरबी हिंदुस्तान की ज़ुबानें लहंदा सिंधी, लहंदा पंजाबी ज़ुबान को कहते हैं। सिंधी सूबे सिंध की ज़ुबान है। पाकिस्तान में सिंधी, ये आपको याद रखना है, ये बड़ा अहम पॉइंट है। सिंधी सूबे सिंध की ज़ुबान है। अब सिंध का इलाका पाकिस्तान में भी है ये सिंधी और हिंदुस्तान में भी है। पाकिस्तान में सिंधी अरबी रस्मुल ख़त में और हिंदुस्तान में देवनागरी में लिखी जाती है। पाकिस्तान में जो सिंधी हमारी है ज़ुबान वो अरबी रस्मुल ख़त में लिखी जाती है, लेकिन हिंदुस्तान में देवनागरी लिपि में, जो देवनागरी हमारी लिपि है उसमें लिखी जाती है। सिंध को पुराने ज़माने में प्राचल देश कहा जाता था, इसलिए मौजूदा सिंदगी का ताल्लुक प्राचल अपभ्रंश से है। जुनूबी हिंदुस्तान की अब अगर हम बात करें जो आपके लिए सबसे अहम है और हमारे पढ़ने का सबसे अहम जुज़ यही है कि जुनूबी हिंदुस्तान की आर्याई ज़ुबानें। मराठी, महाराष्ट्र की ज़ुबान है। मराठी को शायरी और मौसीकी की ज़ुबान कहा जाता है। मैं आपको पहले भी पॉइंट लिखवा चुका हूँ, बॉलीवुड से इसको याद रखना है। हिंदुस्तान की जदीद ज़ुबानों में गुजराती और मराठी ऐसी ज़ुबान है जिसमें तस्निया का सैका मिलता है। ये बड़ा अहम पॉइंट है, किन भाषाओं में, किन ज़ुबानों में तस्निया का सैका मिलता है, तो हमको मिलता है गुजराती में और मराठी। मराठी में हुरूफ इल्लत ज़्यादा मिलते हैं। मैं आपको थोड़ी गलती से जनूबी हिंदुस्तान की आर्याई ज़ुबानों के बारे में ख़ास तरीके से पढ़ाई करने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन वो मशरक़ी था। मशरक़ी हिंदुस्तान की ज़ुबानें अभी हैं और उसके बाद मैं आपको अहम पॉइंट लिखवाने के लिए जा रहा हूँ। मशरक़ी हिंदुस्तान की अहम ज़ुबानें असमी, बंगाली, उड़िया और बिहारी हैं, जो मैं आपको बता चुका हूँ। बिहार की 3 बोलियाँ हैं, भोजपुरी, मैथिली और मगही। मशरक़ी हिंद की 3 ख़ास बोलियाँ हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, जो मैं आपको बता चुका हूँ। अर्ध मगधी का पार्ट है। अवधी को हिंदी अदब में ख़ास मर्तबा मिला है। जायसी और तुलसीदास ने यहाँ पर जो अपना लेख लिखा है, रचनाएं की हैं, तसनीफ़ की हैं, वो अवधी को हिंदी अदब में ख़ास मर्तबा मिला। अवधी के इलाके के ये थे जायसी और तुलसीदास। अब जो सबसे हमारा ख़ास पॉइंट है वो है मध्य देश की ज़ुबानें, जिसके लिए हम उर्दू की तारीख़ और पैदाइश और इर्तिक़ा, तरक्की सब कुछ इसी में होता है। इसको पढ़ते हैं मगरबी हिंद, जो सरहिंद से लेकर इलाहाबाद तक और हिमालय से विंध्याचल तक और बुंदेलखंड तक फैली हुई है।
मगरिबी हिंद की 5 बोलियां हैं जो सबसे ख़ास हैं। मगरिबी हिंद हमारे लिए सबसे ख़ास है, जो शोर शैनी अपभ्रंश का ही एक हिस्सा है। मगरिबी हिंदी, जिसको हम खड़ी बोली इसके अंदर आएगी। खड़ी बोली हरियाणवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली। इसकी अगर हम बात करें खड़ी बोली की, तो खड़ी बोली जो दिल्ली के आसपास का इलाका है उसमें बोली जाती है, अम्बाला से लेके और देखेंगे तो मुरादाबाद और तुम्हारा संभल वगैरह, या उसके आसपास का जो दिल्ली का इलाका है, गाजियाबाद, मेरठ, ये सारा खड़ी बोली का इलाका है। उसके बाद आएंगे हरियाणा, जिसको जाटू भी बोलते हैं या बांगरू भी बोलते हैं हरियाणवी को। ब्रिज भाषा, जो मथुरा का इलाका है शोर शैन वाला, ब्रिज भाषा से आप ब्रिज जो एरिया है उसको कहा जाता है। भगवान कृष्ण जिनको बोलते हैं उन्हीं का इलाका है। राधा और कृष्ण वाला जो एरिया है उसको ब्रिज भाषा बोलते हैं, वही ब्रिज इलाका है। कन्नौजी, कन्नौज एक शहर है जो फर्रुखाबाद है, उसके इलाके को कन्नौज का इत्र मशहूर है। आप कन्नौजी इत्र से कन्नौजी भाषाओं को, कन्नौजी 5 बोलियों को याद रख सकते हैं मगरबी हिंदी की, उनमें से एक है कन्नौजी। उसके बाद बुंदेली, बुंदेलखंड का जो इलाका है यूपी में, उससे याद रखते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो यूपी की ही ये सारी बोलियां हैं, खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रिज भाषा, कन्नौजी और बुंदेली। हरियाणवी जाटू भी कहा जाता है या बांगरू भी कहा जाता है, ये हरियाणा की है, बाकी सारी यूपी में बोली जाती है। मगरबी हिंद का मतलब आप यूपी से भी याद रख सकते हैं, यूपी की बोलियां हैं। ब्रिज भाषा, इसका मरकज मथुरा है। माहिर लिसानियात ने ब्रिज भाषा को शोर शैनी अपभ्रंश की सच्ची जानशीन कहा है। ये अहम पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बनता है और आपको क्वेश्चन देखने को भी मिल सकता है। उसके बाद हम देखेंगे तो बुंदेली, बुंदेलखंड के इलाके में बोली जाती है, इसके बोलने वाले बुंदेले कहलाते हैं। कन्नौजी, फर्रुखाबाद यानी कन्नौज का इलाका है, ये यूपी में बोली जाती है। हरियाणवी बांगड़ू या जाटू इसको कहते हैं। दिल्ली के शुमाल मगरबी अजला, करनाल से लेकर रोहतक वगैरह में ये भाषा बोली जाती है हरियाणवी। हरियाणा की ज़ुबान है, इसको आप समझ सकते हैं, यूपी में भी ये बोली जाती है हरियाणवी, मिक्सचर है। खड़ी बोली ये मगरबी रोहिलखंड, दोआबा के शुमाल हिस्सा और पंजाब के अम्बाला में बोली जाती है। ये सबसे अहम है खड़ी बोली, इसी से उर्दू और हिंदी की पैदाइश हुई है। अब हम कुछ नज़रियात देख लेते हैं, किसका क्या नज़रिया है उर्दू के बारे में। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कहा, उर्दू का इब्तदाई सरचश्मा आब हयात में ब्रिज भाषा को कहा है। यानी मोहम्मद हुसैन आज़ाद अपनी आब हयात में लिखते हैं, इतनी बात हर शख्स जानता है कि हमारी ज़ुबान ब्रिज भाषा से निकली है। यानी उर्दू की जो पैदाइश है मोहम्मद हुसैन आज़ाद के मुताबिक ब्रिज भाषा है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद के मुताबिक उर्दू शाहजहाँ के अहद में पाए तकमील तक पहुँची है। मीर अमन, सर सैयद, इमाम बख्श, सैयद शमसुल्लाह क़ादरी ने ब्रिज भाषा को ही उर्दू का असल करार दिया है। यानी इन्होंने भी, मीर अमन ने, सर सैयद ने भी, सर सैयद ने तो दिल्ली को बोला है और ब्रिज भाषा में भी अगर इनका दिया हुआ तो इसको भी याद रख सकते हैं। मीर अमन के मुताबिक उर्दू अकबर के अहद में पैदा हुई और शाहजहाँ के दौर में उसने फ़रोग पाया। उसके बाद हम देखें अगले मुसन्निफ जो हमारे हैं महमूद शिरानी, माहिर लिसानियात हैं। अपनी किताब पंजाब में उर्दू में लिखते हैं कि उर्दू पंजाब में पैदा हुई है। शेर अली अफसोस, जॉर्ज गुरजरसन, टीम ग्राहम बैली, इन्होंने भी कहा है कि उर्दू पंजाब में पैदा हुई है। डॉक्टर सुहेल बुखारी ने उड़ीसा को करार दिया है, उड़िया भाषा को, कि उड़ीसा से पैदा हुई है उर्दू। शौकत सब्जवारी ने दो आबे गंगो जमन को उर्दू का, यानी हरियाणा को उर्दू का मस्कन करार दिया है। शौकत सब्जवारी ने हरियाणा को उर्दू का मस्कन करार दिया है। ये कहते हैं कि उर्दू जो है हरियाणा से निकली है। मसूद हुसैन खान ने लिखा है कि नवाहे दहली की बोलियाँ उर्दू का असल मम्मा है। मसूद हुसैन खान के मुताबिक उर्दू खड़ी बोली और हरियाणवी की आमेज़, जो कि एक बात आज के दौर के हिसाब से देखा जाए तो बिल्कुल सही है। सैयद सुलेमान नदवी ने उर्दू ज़ुबान का आगाज़ का सेहरा सिंध के सर बांधा है। मुहिउद्दीन कादरी ज़ोर ने उर्दू को हरियाणवी की पैदाइश माना है। अख्तर ओरियनवी ने उर्दू को मगधी से निकलने का कौल माना है। डॉक्टर ज्ञानचंद जैन खड़ी बोली को उर्दू का असल करार इन्होंने दिया है, खड़ी बोली को डॉक्टर ज्ञानचंद जैन ने। अगर हम देखें सारे नज़रियात तो सबसे पहले मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं या उनके साथी और जो भी हैं उन्होंने ब्रिज भाषा को माना है। मीर अमन ने भी ब्रिज भाषा को माना है। महमूद शिरानी ने पंजाब को माना है। डॉक्टर सुहेल बुखारी ने उड़िया को माना है। शौकत सब्जवारी ने
हरियाणा को माना है। मसूद हुसैन खान ने नवाहिद दिल्ली या खड़ी बोली को माना है। सैयद सुलेमान नदवी ने सिंध को माना है। मोइनुद्दीन कादरी जोर ने हरियाणवी को माना है। अख्तर ओरियनवी ने उर्दू को मगधी से निकलने का कौल माना है। और डॉक्टर ज्ञानचंद जैन ने खड़ी बोली को उर्दू का असल करार दिया है। ये मुख्तलिफ नज़रियात हैं जो हमारे माहिर लिसानियात के हैं। इससे पहले हम सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दूसरों तक शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं और ऐसे ही आप आगे हमसे पढ़ाई करना चाहते हैं हमारे साथ रह करके, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप से आप ज्वाइन हो सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। अगर आपको वीडियो के अंदर किसी तरह की कोई खामी, कोई कमी महसूस की गई हो, सुधार की अगर हमको ज़रूरत है बहुत ज़्यादा वैसे तो अभी, लेकिन आप अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक बार फिर गुजारिश है, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया।